स्टूडेंट्स, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को के बारे में कुछ जानेंगे। दो चर ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशियां हों और उनकी घात एक हो, रैखिक दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें इनका व्यापक या स्टैंडर्ड रूप में जो इक्वेशन होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें यदि मान लो इसका हम तुलना करने वाले यदि देखते हैं कि a1 अपॉन a2 यदि बराबर नहीं होता b1y b2 तो रैखिक समीकरण युग्म जो है संगत होता है और यहाँ पर एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है और रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। कौन सी कंडीशन में? जबकि a1 अपॉन a2 डजंट इक्वल टू b1 b2, यानी a1 बटे a2 b1 b2 के बराबर नहीं हो तो उस कंडीशन में रैखिक युग्म संगत होता है और यह एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। और रेखाएं कैसी होती है? इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। अगर दूसरी कंडीशन होती है, जब अपन तुलना करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं, तो a1 a2 बराबर b1 b2 और ये बराबर नहीं होता c1 c2, यानी a1 a2 इक्वल टू b1 b2 डजंट इक्वल टू c1 c2। इस कंडीशन में क्या होता है कि समीकरण निकाय जो है असंगत होता है। समीकरण निकाय या समीकरण युग्म असंगत होता है और रेखाएं ऐसी कंडीशन में रेखाएं कैसी प्राप्त होती है? समांतर रेखाएं प्राप्त होती है और इस कंडीशन में इस समीकरण निकाय का या समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। एक तीसरी कंडीशन होती है इसमें a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। ऐसी कंडीशन में जब प्राप्त होती है, तीनों मान बराबर होते, तीनों के रेशो बराबर होते इनका, तो उस समय क्या होता है? आश्रित संगत रैखिक युग्म जो है रैखिक समीकरण के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आश्रित युग्म जो है आश्रित संगत होता है और इसमें इस कंडीशन में अपरिमित अनेक हल प्राप्त होते हैं और रेखाएं संपाती होती है। ज्यादातर देखा गया है कि विभिन्न परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर आश्रित होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसमें सबसे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक जो रूप होता है वो क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट होता है, समीकरण एक होता है और दूसरा समीकरण को अपन बोलते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें यदि मान लो अपन का कंपेरिजन करके यदि तुलना करते तो a1 a2 जब बराबर नहीं होता b1 b2 के, तो उस कंडीशन में रैखिक समीकरण युग्म जो है संगत होता है और साथ में यहाँ पर इसका एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ये इसमें एक ही उस कंडीशन में तीन तरह से ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी इसमें यही पूछ सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, तो इसमें संगत है ये। और दूसरा इसी के यही कंडीशन लिखे हुए अद्वितीय हल के लिए का कंडीशन, तो उसके लिए भी ये कंडीशन है। और साथ में यदि बोले कि ये कंडीशन दी है तो रेखाएं कैसी होगी? तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। और दूसरी जो कंडीशन है इसमें जब a1 a2 बराबर होता b1 b2 बराबर नहीं होता c1 c2, उस समय क्या होता है? असंगत होता है। एक क्वेश्चन ये बन रहा है असंगत होता है इस कंडीशन में, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है समांतर रेखा होती है और तीसरा आंसर क्या बनता है? कोई हल नहीं होता। यानी इसकी एक कंडीशन के ऊपर तीन तरह से क्वेश्चन आता है और तीन तरह का आंसर आते हैं। और तीसरी जो कंडीशन है इसमें तीनों मान अपने बराबर हो जाते हैं, a1 a2 बराबर होता है b1 b2 बराबर c1 c2। इस कंडीशन में आश्रित संगत अपरिमित आश्रित संगत एक आंसर बनता है, एक दूसरा आंसर का होता है अपरिमित अनेक हल होते हैं और रेखाएं कैसी होती? समपाती। रेखाएं कैसी होती? समपाती। तो ये तीनों कंडीशनें जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा हो, उसमें इसमें से एक दो तीन क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। और बाकी जो 1 2 नंबर 3 नंबर में 4 नंबर में जो क्वेश्चन आता है उसमें भी इनका प्रयोग होता है। तो ये कंडीशन अपने को याद होना चाहिए।
और इसके बाद अपन देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कुछ समीकरणों को अपन हल करने का प्रयास करेंगे। कुछ समीकरण लिखेंगे, उसमें अपन देखते हैं वो संगत है या असंगत है उस इसके ऊपर। तो एक समीकरण मैंने यहाँ पे लिखा 4xy प्लस वाई इक्वल टू 6, और एक दूसरा इसे निकालेगा, दूसरा समीकरण लिया 3x प्लस वाई इक्वल टू 11। और इसमें कौन सी कंडीशन बन रही है अपने जानने का प्रयास कर, पहचान करना है इसमें कि कौन सी कंडीशन इसमें निर्मित हो रही है। तो देख रहे हैं अपन जो समीकरण अपने जो लिखे थे अभी उससे जब कंपेयर करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन से करने इसमें तुलना करके देखेंगे अपन। a1 इक्वल टू कितना, जो व्यापक अपना रैखिक समीकरण जो उनका जो व्यापक समीकरण था अभी अपन नोट पे लिखा था, उसमें स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, देख सकते हैं। तो ये पहले समीकरण को वन नाम देते हैं a1 इक्वल टू कितना 4, b1 इक्वल टू कितना y नहीं बोलेंगे इसको, y के पहले क्या और कोई असर राशि रहती है, उसके पहले कोई अंक नहीं है, इसका मतलब उसका वैल्यू 1 है। यहाँ पे x और y नहीं लिखना है। और c1 इक्वल टू 6, a1 b1 c1। फिर a2 दूसरे समीकरण से a2 इक्वल टू कितना 3, b2 इक्वल टू 1 एंड c2 इक्वल टू 11। अब इसको अपन जनरल तुलना करने के लिए पहले देखेंगे a1y a2 कितना आता है। a1y a2 4/3, इसमें कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। इसी तरह से अगला चेक करते हैं अपन b1y b2, देखते हैं कितना आ रहा है 1y1, और c1y c2 कितना आ रहा है अपना यहाँ पर 6/11। इसमें कोई भी नंबर आपस में कट नहीं रहा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं ये तीनों संख्या आपस में बराबर नहीं है, यानी a1y a2 बराबर नहीं b1y b2, ये बराबर नहीं किसके c1y c2 के। यहाँ पे देख सकते हैं इसका मान अलग है, a1y a2 का इसका मान अलग, इसका मान इसका वैल्यू अलग है। तो इस कंडीशन में अपने जो पहला फर्स्ट जो पढ़ा था इसमें, तो उसको क्या लिखा था अपने, संगत है। निकाय क्या है इस कंडीशन में, निकाय का आंसर क्या है इसमें, पहला इसमें क्या निकल रहा है कि निकाय, निकाय या युग्म, समीकरण युग्म कैसा है, समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। पहला आंसर इसका ये बन रहा है कैसा है, संगत है। सेकंड जो आंसर इसका जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, इसमें संगत है के साथ साथ क्या है, एक अद्वितीय हल है इसका, एक अद्वितीय हल। और तीसरी कंडीशन क्या बन रहा है, तीसरा तरह का आंसर क्या बन रहा है इसमें, कि रेखाएं जब अद्वितीय हल होता है, रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि ये निकाय जैसे समीकरण ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो उसमें तीन तरह का ऑप्शन, तीन तरह से इसको पूछा जा सकता है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आप लेंगे उसी पर आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप। दूसरा अपने समीकरण लिखे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 इक्वेशन फर्स्ट है इसका। दूसरा इक्वेशन है इसमें 6x प्लस 9y इक्वल टू 14।
और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें अपन तुलना करेंगे, जो अपन फर्स्ट में जो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा उसमें लिखा होगा पहले समीकरण के साथ बन रहे थे, यानी A1 इक्वल टू कितना यहाँ पे 2, B1 इक्वल टू कितना 3, C1 इक्वल टू कितना 7, A1 B1 C1। फिर अपन निकालते हैं A2 इक्वल टू कितना 6, B2 इक्वल टू कितना 9 और C2 14। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे अपन। पहले जान इसका एक दूसरे तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। पहले अपन जनरल ले सकते हैं इसको के A1 अपन A2 B1 अपन B2 तीनों को अपन इक्वल समझ कर चलते हैं स्टार्टिंग से ही। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं C1 बाय C2। इसको अभी अपना मालूम नहीं बराबर है कि नहीं, लेकिन बराबर लेकर चलते हैं। तो इसमें मान रखेंगे कितना है 2/6, ये कितना 3, B1 का 3, B2 का वैल्यू कितनी 9, C1 की वैल्यू 7, C2 की वैल्यू 14। और इसमें इस तरह से यहाँ से इससे इसको नहीं काट सकते। यहाँ पे एक ऊपर अंश और हर कोई काटेंगे एक ही संख्या के। 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 3 9, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और यहाँ पे हम लोग क्या प्राप्त हो रहा है देखते हैं इसको हल करने के बाद। कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/2। यहाँ पे देख रहा है कि ये पहली दो संख्याएं दोनों इक्वल है, लेकिन ये तीसरी जो संख्या सी वाली ये इक्वल नहीं है, तो इसको डजंट इक्वल बना देंगे लास्ट में जाकर। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे A1 अपन A2 बराबर है B1 अपन B2 और जो कि बराबर नहीं है C1 अपन C2 के। इस कंडीशन में समीकरण निकाय का, इस कंडीशन में सेकंड समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। तो इसमें एक तो ये असंगत निकाय के युग्म कैसा है, असंगत है। पहली कंडीशन क्या बोल रही है इसमें, असंगत। युग्म कैसा है, असंगत है। और इस समीकरण निकाय समीकरण युग्म का दूसरा क्या है, कोई हल नहीं है। तो इसमें तीसरी जो कंडीशन बनती है वो क्या बन रही है, इसकी तीसरी कंडीशन इसमें बन रही है, जब कोई हल नहीं है तो रेखाएं कैसी होना चाहिए, समांतर। रेखाएं कैसे रहेंगी इसमें, समांतर। तो यदि ये कोई इस तरह कोई क्वेश्चन आता है और इस तरह की यदि कंडीशन बनती है तो उसमें तीन तरह के ऑप्शन, तीन तरह से ऑप्शन पूछे जा सकते हैं कि क्या संगत है या असंगत है, या दूसरा इसका कोई हल है या अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, या तीसरी एक तरह की कंडीशन का इसमें रेखाओं का प्रकार क्या है। तो रेखाएं कैसी, इसमें समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे ए और बी वाला पार्ट इक्वल हो रहा है और सी वाला इसके इक्वल नहीं है। अब अगली कंडीशन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब अगली कंडीशन के लिए एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे जो अगली कंडीशन के लिए सूटेबल रहेगा। तो अगली कंडीशन के लिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, x + 3y इक्वल टू 9 and 6x + 9y इक्वल टू 27। ये इक्वेशन का नाम बन देती है, इसको समीकरण का नाम 2 दे दिए। और इसमें अपन तुलना कर लेते हैं। a1 कितना है यहाँ पर अपने पास, a1 इक्वल टू 1 है, x का करते हैं तो 1 1 आ जाएगा। b1 कितना, पहले इक्वेशन से लिखना सब वैल्यू, b1 कितना 3, c1 कितना है यहाँ पर, c1 इक्वल टू 9। अब अगले समीकरण से 2 निकालेंगे सभी। a2 इक्वल टू कितना 6, b2 इक्वल टू कितना 9, देन c2 इक्वल टू हाउ मच 27। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जनरली डायरेक्टली यदि चेक करना अपने ऑब्जेक्टिव में तो अपन डायरेक्टली इस तरह से चेक कर सकते हैं कि इसका मान डायरेक्ट
लिख सकते हैं अपन पहले बराबर मानकर चलेंगे इसको A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तीनों बराबर है नहीं है अपना पता नहीं, बराबर मानकर चलते हैं तो इसमें मान रखेंगे पहले A1 का मान कितना है 1, A2 का मान कितना है 6 इक्वल टू B1 का मान कितना है यहाँ पे 3, B2 का मान कितना है यहाँ पे 9 और वैल्यू ऑफ C1 कितना है 9 और वैल्यू ऑफ C2 27। अब इस यहाँ पे इस तरह क्या कंडीशन, किस तरह की कंडीशन बन रही है यहाँ पर, तीनों वैल्यू यहाँ पे अभी कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे क्या, यहाँ पे मिस्टेक हुई 1/6 समीकरण में 2x था शायद, यहाँ पर 1/3 2x था यहाँ पर 3x था, चलो 6 रख देता। अब इसमें कंडीशन का हम देखते हैं, इसी कंडीशन आधार पे 3 1 जा 3 3 3 जा 9 9 1 जा 9 9 3 जा 27। यहाँ पे क्या है, ये दोनों भले इक्वल दिख रहे हैं यहाँ पे 1/6 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। यहाँ पे ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं लेकिन ये ए बी वाला इक्वल नहीं। यहाँ पे यानी पहली जो कंडीशन अपन ने सोल्व की थी वो वही कंडीशन यहाँ पर आई प्राप्त हुई है अपने को। यानी समीकरण का क्या रहेगा, एक कैसा है संगत है। इसका पहला आंसर क्या आएगा इसमें संगत। सेकंड आंसर क्या रहेगा इसका, सेकंड से संगत है तो एक अद्वितीय हल होगा इसका, अद्वितीय। तीसरा कंडीशन क्या बोल रही है इसमें, तीसरी कंडीशन जब अद्वितीय हल होता तो अभी बताया था मैंने, अद्वितीय हल होता तो उस समय क्या होती है, रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक और इक्वेशन और बनाते हैं यहाँ पर। पहला इक्वेशन इसमें है x प्लस 3y इक्वल टू 9 और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 9y इक्वल टू 27। अब इस कंडीशन देखते हैं कि इसके क्या हाल आते हैं। तुलना करेंगे। सबसे पहले a1 इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 1 है, b1 कितना है 3, c1 कितना है 9, a2 कितना है यहाँ पर अपने पास 3, b2 वैल्यू ऑफ b2 हमारे 9। दूसरे क्वेश्चन लिखना ये सब b2 नंबर वाले और 1 वाले पहले क्वेश्चन से। और c2 इक्वल टू कितना है यहाँ पे अपने पास, c2 की वैल्यू 27। इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे अपन। जनरली अपन मानकर चलते हैं कि तीनों बराबर हैं, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, यहाँ पर 1 है, a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, b1 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9, c1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9 और c2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 27। अब जब कैंसिल होता है उसका आके देख लें, 3 1 3 3 3 9 9 1 9 9 3 27। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों संख्याएं यहाँ पर अपने पास बराबर प्राप्त हो रही है। 1/3 आ रहा है इधर भी, यहाँ पर भी क्या कैंसिल करने के बाद 1/3 आया, यहाँ पर भी 1/3। इस कंडीशन क्या है कि तीनों अपने बराबर, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में यहाँ पे जब तीनों बराबर होते हैं तो इसमें समीकरण निकाय का क्या होता है, आश्रित संगत होता है। कैसा होता है, पहला आंसर इसका क्या आएगा कि ये आश्रित संगत है। तीनों जब बराबर है आपस में, तीनों के रेशो बराबर है, ए वाला बी वाला और सी वाला, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों इक्वल होते हैं आपस में तो उस कंडीशन में ये कैसा होता है, इसका पहला आंसर तो क्या बन रहा है, ये आश्रित संगत है। कैसा है ये युग्म, कैसा है आश्रित संगत है। दो तरह वाला जो रैखिक समीकरण है ये समीकरण युग्म है, ये कैसा आश्रित संगत है। और इस
समीकरण युग्म या समीकरण निकाय का क्या रहेगा, अनंतः अनेक हल होंगे, अपरिमित अनेक हल होंगे, अपरिमित अनेक हल होंगे, अपरिमित या अनंत अनेक हल होंगे। और अगली कंडीशन इसमें क्या है, जब अपरिमित अनेक हल होंगे तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी यहाँ पर, रेखाएं कैसी होंगी यहाँ पर, संपाती होंगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें से इस तरह के ऑब्जेक्टिव, इसमें से किसी भी ऑब्जेक्टिव में आया और क्वेश्चन में भी सॉल्व करने में भी इस तरह की कंडीशन यदि अपने मालूम हो तो प्रश्न को अपन सॉल्व भी कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे कि ये बार बार इसमें शब्द आया कि रेखाएं संपाती है, समांतर है। ये किस तरह से अपन ग्राफ के ऊपर जब अपन हल करते हैं इसे, तो किस तरह से ग्राफ पर हल करते हैं, कुछ देखते हैं, प्रयास करते हैं ग्राफ पर किस प्रकार की रेखाओं को कैसी रेखाएं कहते हैं, वो क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जैसे ग्राफ पर जनरली अपन एक्सिस खींचते हैं, इससे पहले प्रयास करते हैं अपन अद्वितीय, जैसे इसमें मार्क ला ले 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये एक्स एक्सिस होता है, एक सेंटीमीटर पे मार्क डालेंगे तो माइनस वाला रहता है, -1 -2 -3 -4 -5, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये इधर पॉजिटिव रहेगा, 1 2 3 4 5। ये ग्राफ पेपर हो तो उस पर इस तरह से लिखने की आवश्यकता नहीं होती, जनरली इधर माइनस का मानेंगे, इधर प्लस का मानेंगे। तो जैसे जनरल अपनी कॉपी में यदि यहाँ पे ओरिजिन या मूल बिंदु हो 1 2 3 4 5, इधर नेगेटिव रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से कुछ रहते हैं एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश। और इसको 4 कोऑर्डिनेट 4 चतुर्थांश से बांटता है एक्सिस। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय है, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। इसमें क्या बिंदु के जो भी निर्देशांक तो उनको निर्देशांक लगाते, मान लो पहले समीकरण अपन ने बिंदु निकाले थे, वो बिंदु अपने जनरली सपोज करो कि यहाँ पे 2 3 उसका पॉइंट आता है, 2 3 अपने अलावा इस तरह से ये आपस। और दूसरा यदि मान लो दूसरा पॉइंट उसका पहले समीकरण के दूसरे जो बिंदु के निर्देशांक आए थे वो सपोज करो 5 0 था, तो ये रहा। इस तरह से ये यहाँ से अपन दोनों बिंदु से जाते हैं, इस तरह से जब रेखा खींचते हैं तो ये पहले समीकरण के दूसरा समीकरण मान लो पहला कहा था 2 0 और दूसरा आया था, दूसरा पॉइंट था 4 2। इस तरह से, तो इस तरह से ये इस दोनों बिंदुओं से जाते हो, ये दूसरे समीकरण में मान लाएंगे तो ये कहलाता है अद्वितीय हल के लिए आती है। और इससे एक बिंदु प्राप्त हो, जो बिंदु प्राप्त होता है उसको दिए गए समीकरण में हल होता है। जनरली केवल उदाहरण के लिए केवल ग्राफ बताया गया है, वही पॉइंट आपको निकालना पड़ेंगे ग्राफ उस पेपर पर इक्वेशन के आधार पर। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि अद्वितीय हल यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये रेखाएं कैसी कहलाती है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये प्रतिच्छेदी रेखा किस कंडीशन में प्राप्त होती है, जब एक अद्वितीय हल होता है। और अद्वितीय हल होने के साथ साथ कैसा होता है, समीकरण निकाय कैसा होता है, संगत होता है। इस कंडीशन में ये इस तरह की रेखाएं प्राप्त होती है। अब दूसरी कंडीशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरी कंडीशन में जनरली कैसे बताएंगे, इसी ग्राफ पर एक से दो से नहीं खींचना पड़ेंगे इसको।
दूसरे तरह की कंडीशन क्या बनती है यहाँ पे, दूसरे तरह की कंडीशन इसमें बनती है कि रेखा है, अपन ने बोला कि दूसरी तरह रेखा कहना रेखा समांतर है। जैसे दो समीकरण कोई बिंदु निकले उसमें तो रेखा इस तरह जाएगा। सपोज करो पहली रेखा ये गई और दूसरी रेखा ये रेखा आपस में कहीं पे भी, पहले समीकरण रेखा ये थी, दूसरी समीकरण रेखा ये लगी, ये रेखा आपस में कहीं पे रेल की पटरी जैसे समांतर है, आपस में कहीं पे एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी, यहाँ पर रेखाएं यहाँ पर है समांतर, ये रेखाएं क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं। और जब समांतर रेखा होती तो इनका क्या रहता है, कोई हल नहीं रहता। ऐसी कंडीशन क्या रहता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं है तो मतलब समीकरण कैसा है, ये असंगत है। कैसा है, असंगत। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगली कंडीशन बनती है कि पहली रेखा के बिंदु यदि लगाए थे, उस दो बिंदु, दो पॉइंट या 3 पॉइंट जितने अपन ने निकाले हैं, पहली रेखा के अपन ने जो बिंदु लगाए थे, यदि दूसरी, जैसे पहली लाइन की, पहली रेखा के लिए हमने 2 बिंदु लगाए थे, उस बिंदु पे ये लाइन खींची, ये तो 2 पॉइंट लगाए थे उन पे ये लाइन खींची पहली रेखा समीकरण के लिए। लेकिन दूसरे जो समीकरण के जो अपन ने निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक जो निकले दूसरे समीकरण के लिए, एक्स वाई के जो निर्देशांक निकले, वो भी यदि इसी पर आ जाते हैं सब, और एक अगले जो दूसरे जो समीकरण था उसके पॉइंट अपने थे, वो एक पॉइंट यहाँ पे आया और दूसरा पॉइंट यहाँ आया, तो उसका मतलब है कि वो दूसरा जो समीकरण था वो भी, उसकी रेखा भी यही रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में इस रेखा को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन में इस रेखा को बोलते हैं संपाती रेखा। कैसी रेखाएं कैसी है, इसमें संपाती है। और संपाती है तो उस कंडीशन में क्या रहता है, इसका आश्रित संगत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आश्रित संगत। इसके बाद अपन देखते हैं आश्रित संगत के बाद कि इसमें आश्रित संगत है तो इसके हल कितने रहेंगे, अनंत अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल। अनंत अनेक हल बोले या अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इस तरह से हमने प्रयास किया इसको, दो तरह रेखीय समीकरणों की विभिन्न कंडीशनों को। तो हम समीकरण हल करने की कुछ अन्य विधियों को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें से इस ऑब्जेक्टिव अधिक आते जो अभी तक समझाएगा, उसमें से ऑब्जेक्टिव काफी कुछ बनते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन। अब समीकरण हल करने की कुछ विधियों को प्रयोग करने सीखने का प्रयास करेंगे हम। सबसे पहले आएगी अपने पास प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, एक आध क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन अपने पास है x + 3y इक्वल x + 2y इक्वल टू 5। 2y = 5 ये पहला क्वेश्चन दिया हमने पास। और दूसरा इक्वेशन अपने पास है 6x - y, 6x - y इक्वल टू 4। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो
तो प्रतिस्थापन विधि का एक सिद्धांत है कि सबसे पहले हम किसी भी समीकरण से चलते हैं। यदि अपन पहले समीकरण से चलते हैं तो इसको सॉल्व करने प्रतिस्थापन विधि का सबसे पहले तरीका है कि यदि अपन इक्वेशन एक से यदि स्टार्ट किया तो उससे अपना इक्वेशन थर्ड प्राप्त करेंगे, एक तरफ को साइड रख के। फिर जो थर्ड से जिस वेरिएबल की या जिस राशि की अपने को वैल्यू प्राप्त हो जाएगी उस वैल्यू को अपन सेकंड में जाएंगे, सेकंड में रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और फिर सेकंड से फिर वापस थर्ड में, इस सीक्वेंस से हल होगा। और यदि हम सवाल को हल करना सेकंड इक्वेशन से यदि करते हैं, समीकरण नंबर 2 से यदि हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे समीकरण 2 से अपना समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगा और 3 से जो वैल्यू आएगी उससे अपने को सेकंड तो अपने यूज कर सकते, फर्स्ट में जाएगा फिर ये, और फर्स्ट के बाद फिर वापस थर्ड में। ये कंडीशनों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी इसमें मिस्टेक हो जाती है। कोई सा समीकरण किसी प्रतिस्थापन विधि में जो है किस समीकरण से स्टार्ट किया और किस पे की वैल्यू किस पे रखना है इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। या तो जनरली ज़्यादातर ये वाली पहले कंडीशन यूज की जाती है, बल्कि अपनी सुविधा के हिसाब से दूसरे समीकरण को जैसी संख्या होती है कि सरल होती है हल करने के, दूसरे से भी स्टार्ट किया जा सकता है। इसको अपन पहले समीकरण से स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से या समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को यहाँ को उतार लेंगे अपन, x + 2y = 5। जिस समीकरण से स्टार्ट किया उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं अपन x + 2y = 5। तो यहाँ पे देखते हैं x ये सिंगल, जैसे मान लो x को उधर ले जाएंगे तो 2 यहाँ पे अपन में जाएगा। तो जनरली ये प्रयास किया जाना चाहिए बड़ी संख्या आती है तो आगे सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो या थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। तो इसलिए अपन x को इसी साइड रहने देंगे और 5 और प्लस का 2y जो था उसका पक्षांतर है उस तरफ करें तो प्लस का -2y। और यदि x को उस साइड ले जाए तो फिर 2 को केवल यहाँ पे सिंगल वेरिएबल को छोड़ते हैं इसमें समीकरण 3 के लिए। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है अपने पास ये x, ये नंबर इक्वेशन नंबर अपना क्या बन गया, थर्ड। अब समीकरण थर्ड जो है इसमें x की वैल्यू प्राप्त हुई अपने को समीकरण 1 से। तो इस x के मान को या x की वैल्यू को, x का मान समीकरण 2 में जब 1 से स्टार्ट किया तो किस में जाना है, 1 से स्टार्ट किया 3 समीकरण बन गए, इसके बाद किस में जाना, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में प्रतिस्थापन विधि इसलिए प्रतिस्थापित करने पर substitute the value of x in equation 2. Here we use y equation first, x plus 2y equal to 5, then x equal to almost 5 plus 2 उधर लेगा तो -2y, और then here we equation got equation third and the value of x we substitute in equation second. Therefore you write equation second here, we write 6x minus y equal to 4। यानी समीकरण 2 यहाँ पे हमने लिख लिया है, इसमें x की वैल्यू रखना है या x का मान रखना है। अब x का मान अपने पास यहाँ पे कितना है, 6 तो वैसा ही रहेगा, लेकिन x का मान कितना अपने पास 5 minus 2y, x की वैल्यू प्रतिस्थापित कर दी, माइनस y इक्वल टू कितना 4। अब 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है देखिए, 6 5 30, 6 5 30 माइनस 6 2 12, 6 2 12 y, 6 का 5 में मल्टीप्लाई 2y में मल्टीप्लाई हो, प्लस और प्लस का प्लस आया तो प्लस और माइनस का माइनस है, ये माइनस का y इक्वल टू 4। और -12y और -y को जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 13y। साइन सेम होते हैं तो समय में संख्याएं जुड़ती है और साइन बड़ी संख्या का रहता है। इक्वल टू कितना 4, और ये प्लस का 30 जब बराबर उस साइड जाएगा क्या जाएगा, माइनस का 30, प्लस का 30 उस साइड जाएगा क्या आएगा, माइनस का 30। चिन्ह बार परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देख लो एक बार, सही आया नहीं आया, -12 माइनस -12 माइनस y सब्ट्रैक्ट किया कितना है यहाँ पे -13y।
साइन सेम होते उस समय में संख्या को जोड़ा जाता है, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या माइनस था, इसलिए यहाँ पे आंसर माइनस आया। और यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है देखते हैं। यहाँ पर -13y इक्वल टू -30 में तो प्लस का 4 है अपने पास, लेकिन माइनस का 30 है। तो जब असमान चिन्ह होता है, समान चिन्हों पर यहाँ पे क्या किया था, योग कर दिया था। जहाँ पे सब चिन्ह कैसे असमान है, असमान है तो इसका मतलब इनमें क्या होना है, घटाव होना है, अंतर होना है। तो कैसे होगा, 30 में से इस 4 को घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 20 से। लेकिन वो कैसा चिन्ह हमेशा कैसा आएगा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में चिन्ह क्या लगा यहाँ पे, बड़ी संख्या कौन सी 30 है, यहाँ पे चिन्ह क्या है उसका माइनस, तो आंसर में चिन्ह क्या आएगा माइनस का। अब पक्षांतर अपन करते हैं, y इक्वल टू -26 तो पहले से है, 13 -13 पक्षांतर करेंगे, मल्टीप्लाई में था, गुणा कर रहा था, इधर क्या करेंगे, डिवाइड या भाग करेगा, -13 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 13 × 13 13 दूनी 26। देन y इक्वल टू कितना 2। अब y की वैल्यू put the value y substitute the value y in equation third। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ पर हम समीकरण 3 लिख लेंगे। समीकरण थर्ड क्या था, समीकरण थर्ड और इक्वेशन थर्ड अपना x इक्वल टू 5 माइनस 2y। तो x इक्वल टू 5 माइनस 2 और वैल्यू ऑफ y कितनी सब्स्टिट्यूट करना अपने को, यहाँ पर कितनी रखना है, यहाँ पर 2। तो y के प्लेस पे भी 2 रखेंगे, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है। तो x इक्वल टू कितना है आपके पास, 5 माइनस 2 2 जा 4, 5 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा 1। अब अपन चाहे तो अपना आंसर सही है, आंसर अपना एक x की वैल्यू ये आई 1 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, y इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हम प्रयास करेंगे, जांच करने की कोशिश करेंगे अपना आंसर सही है या गलत है। तो पहला अपने एक क्वेश्चन यहाँ पर रखेंगे जांच करने के लिए, आंसर सही है या गलत है, या ऑब्जेक्टिव में अपन वैल्यू रखकर चेक कर सकते हैं कौन सी वैल्यू सही है। ऑब्जेक्टिव जब आता है तो इतना पूरा सवाल हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उसमें डायरेक्ट अपने जो वैल्यू दी उनको पुट करके देख सकते हैं। जैसे किसी भी एक इक्वेशन में अपने पहले क्वेश्चन लिए x + 2y = 5 है, अब इसका ये आंसर अपना 1 और 2 है। x की वैल्यू कितनी 1 है +2 और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू अपने पास कितनी है यहाँ पर 2 है, इक्वल टू ये 5 दे गिवन में पहले से दिया हुआ है इस इक्वेशन में। तो 1 प्लस कितना 2 2 जा 4 यानी 4 और 5, इससे वो लेफ्ट इक्वल टू कितना है यहाँ पर राइट अपने को प्राप्त हुआ है, मतलब अपना आंसर सही है। जो ऑब्जेक्टिव में मान लो दिया होता है 1 और 2 दिया होता है, उसको वैल्यू को इसमें रखता है। जब एक समीकरण सेटिस्फाई होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक सेटिस्फाई होता है। चाहे तो मान रखकर दूसरे भी दे सकते हैं अपना सही है कि नहीं, इक्वेशन वैसा अपना आंसर सही आ चुका है। इसमें पुट करके देखे थे कितना 6x माइनस y इक्वल टू 4। तो 6x का मान कितना आया था अपना यहाँ पर 1 माइनस y के बाद वैल्यू कितनी है अपने पास 2 इक्वल टू 4। तो 6 माइनस 2 बराबर कितना यानी 4 इक्वल टू 4, यहाँ पे भी आ गया बराबर, दोनों साइड बराबर है यहाँ पर भी, यानी इसका मतलब अपना आंसर सही है। आप इसके साथ ले सकते हैं। बस एक मेथड और समझाने का प्रयास मैं करूँगा। इस मेथड को दोबारा रिवीजन करना हो तो दोबारा वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। इसके एक और विधि इसमें समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन इस विधि का ये सीक्वेंस प्रतिस्थापन विधि का ये सीक्वेंस जरूर ध्यान रखें। अगर 1 से स्टार्ट किया थर्ड प्राप्त हुआ, थर्ड से जो वैल्यू आएगी उसको किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, प्रतिस्थापित करना सेकंड में, और सेकंड से जो आंसर आएगा उसे किसमें सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापित करना थर्ड में। और यदि सेकंड से स्टार्ट हुआ तो सेकंड से अपने थर्ड प्राप्त होगा, थर्ड से अपने किस में जाना फर्स्ट में जाना वापस, और फर्स्ट से फिर वापस थर्ड में जाना। अब अगले क्वेश्चन को अपन विलोपन विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। अगले समीकरण निकाल कर
समीकरण का अपने पास है 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 है। और दूसरा जो समीकरण है इसका 3x प्लस 2y इक्वल टू 23, 3x प्लस 2y इक्वल टू 23। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन सेकंड है। ऐसा क्यों? विलोपन विधि, आज विलोपन विधि में कोई सीक्वेंस का वो नहीं है, प्रतिस्थापन विधि में जरूर सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ता। कौन सी विधि से हल कर रहे हैं इसको? विलोपन विधि, एलिमिनेट मेथड, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड, जिसमें क्या करते हैं, किसी न किसी एक संख्या को अपन विलुप्त करते हैं। जैसा नाम से पता चला है विलोपन विधि, यानी किसी एक चर राशि को विलुप्त करना है, विलोप करना उसको। तो किसी भी एक चर राशि को विलोप करने के जब तब होगी जब वो बराबर होगी, उसके चिन्ह असमान होंगे। उस कंडीशन में केवल उसका वो चर राशि विलुप्त हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर देखते हैं आप कि कोई चर राशि के इक्वल है दोनों, यहाँ पे 2x यहाँ पे 3y, ये भी इक्वल नहीं, x वाले इक्वल नहीं गुणांक जिनके, y वाला भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2y, ये भी इक्वल नहीं। तो किसी न किसी एक संख्या को यहाँ पे अपन इक्वल करते हैं। अब जनरली क्या है, अपन x वाले को इक्वल करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे उल्टे चिन्ह है यहाँ पे y के, तो y वाले को इक्वल कर सकते हैं। तो जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन पहली वाली संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम भी उसी का प्रयास उसी से प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे अपन करते हैं समीकरण, x को इक्वल करना तो x वाले का x के कोएफिशिएंट का गुणा करेंगे x के साथ जो संख्या है उसका। जब y को इक्वल करना हो तो y वाले का करते हैं। जहाँ पर हम x को इक्वल कर रहे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में जो x के साथ x का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट कितना है 3। तो समीकरण 1 में 3 से 3 का तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 का, समीकरण 1 में जो 2 है उसका x के साथ जो कोएफिशिएंट है 2 का गुणा, कोएफिशिएंट या गुणांक बोलते हैं। यहाँ पे x का गुणांक कितना 3 है, x का गुणांक 3 है, इस 3 का अपन समीकरण 1 में गुणा कर रहे हैं। और जो समीकरण 1 में जो x का गुणांक है उसका समीकरण 2 में गुणा करेंगे। चाहे तो यहाँ पे अपन लिख भी सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे कितना ये 3 का समीकरण 1 के लिए, समीकरण 2 में जो x का गुणांक या कोएफिशिएंट था इसमें किसका गुणा कर रहे हैं अपन 2 का। इस तरह से स्टेप हिंदी में लिखना भी आवश्यक है। हर एक स्टेप के नंबर रहते हैं। तो गुणा करने का प्रयास करते हैं यहाँ पे 3 2 जा 6x माइनस 3 1 जा 3y 3 6 जा 18। जैसे क्वेश्चन नाम थर्ड नाम दे देंगे। अब 3 का हो चुका, अब किसका करेंगे 2 का, 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल टू कितना 2 3 जा 6 2 2 जा 4 46। ये इक्वेशन कौन सा है 4। अब यहाँ पे देखते हैं अपन वेरिएबल तो इक्वल होगा, यहाँ पर हम देखते हैं वेरिएबल तो इक्वल होगा, x तो इक्वल होगा यहाँ पर, लेकिन उसके साइन भी सेम है, यानी तो चिन्ह भी समान है। जब समान चिन्ह है तो उसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, ना उससे विलुप्त किया जा सकता। इसलिए क्या करेंगे, इसको जोड़ने की वजह इसको घटाएंगे। घटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले समीकरण के पूरे चिन्हों को चेंज कर देंगे। प्लस का 6 है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 4y है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 46 है, ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये 6 से, अब ये 6 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, यानी एलिमिनेट हो चुका है। एक वेरिएबल अपना एलिमिनेट होगा, बचा दूसरा वेरिएबल कौन सा y है। इसमें क्या कंडीशन हो रही है, यहाँ पर माइनस का 3y है, यहाँ पर माइनस का 4y है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो दोनों चिन्ह जब एक जैसे हो दोनों संख्या में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जोड़ घटाव की रीति में जोड़ा जाता है। जोड़ घटाव के नियम के हिसाब से उससे
जोड़ा जाता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7y। लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के साथ चिन्ह क्या है यहाँ पर माइनस है, तो -7y रहेगा आंसर। मतलब योगफल माइनस में आएगा इसका। और इसके बाद यहाँ पे देखते ये भी क्या है, यहाँ पे असमान चिन्ह है। यहाँ पर ये प्लस का 18 है, माइनस का 40 से जो असमान चिन्ह होते हैं तो उस कंडीशन क्या होता है, उसका घटाना होता है, उसको जोड़ना नहीं होता, घटाना होता है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या घटाई जाती है हमेशा। तो 16 में से 8 गया तो कितना होता है 8, 16 में से 8 गया तो 8। यहाँ पे कैरी ले लिया था अपना, हंस ले लिया था 3 और 3 में से गया तो कितना होता है 2। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना हमने को कि यहाँ पे माइनस वाली संख्या बड़ी, तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है, आंसर में माइनस आएगा। अब लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू माइनस का 28 अपने पास पहले से है बराबर के बाद, लेकिन -7 जो इधर गुणा कर रहा था वो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा ना, बटे में जाएगा। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 चौक 28। चलो y का मान अपने पास कितना आया यहाँ पर, y इक्वल टू कितना है 4। अब y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण, यहाँ पे कोई बंधन नहीं है, सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापन विधि में क्रम चलता है समीकरण का। इसमें किसी भी समीकरण मान रखोगे, आपका एक वेरिएबल का जो मान आएगा उसमें किसी समीकरण मान रखोगे तो उसका अगले वेरिएबल का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 में मान रखते हैं अपन, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 यहाँ पे पहले रिराइट कर लेंगे, लिख लेंगे उसे। समीकरण 1 क्या था अपने पास, 2x माइनस y इक्वल टू 6। ये समीकरण यहाँ से देखकर यहाँ पे लिख लिया अपन ने। ऐसे मान रखते हैं हम, कितना है y का मान अपने पास 4 है, तो 2x का मान तो अपने पास है नहीं, लेकिन y का मान कितना है 4 इक्वल टू कितना 6। तो 2x इक्वल टू कितना 6 माइनस 4, प्लस का 4 जब उधर जाएगा पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, उधर जाके -4 हो जाएगा। +4 को जब बराबर उस साइड जाएंगे क्या हो जाएगा -4। तो 2x इक्वल टू प्लस का 4 रहेगा उधर, माइनस का आएगा तो प्लस का होगा, माइनस का 4 जब बराबर उस साइड जाएगा क्या होगा +4। तो 6 + 4 कितना हुआ यहाँ पर 5 10, एक स्टेप आगे चल रहा है। 6 + 4 इक्वल टू कितना 10। तो ये सिंपल कितना 10/2, तो 1 कम 2 तो 5 10, तो ये सिंपल कितना आएगा 5। x का मान 5 आ चुका है। तो धन्यवाद जो आपने ध्यान से प्रश्न को समझा।